नमस्कार, मैं AR गौसी आपका पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। अब हम यहां से पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज है और उसके तहत जितने पार्ट हमने बांटे थे पॉलिटी के कि टोटल कितने पार्ट हैं, उसके कितने आर्टिकल हैं, उनके बारे में अब बताएंगे। अब यहां से हम पार्ट 1 के तहत जो आर्टिकल 1 से 4 तक है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 1 में से 4 तक में क्या क्या बातें कही गई हैं। और दूसरी बात ये भी जानेंगे कि इंडिया का नाम इंडिया है या भारत, और देखेंगे कि कानून के जो कानून बनाने वाले थे या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो लोग थे उन्होंने किस नाम पे सहमति दी, या इंडिया का नाम हिंदुस्तान भी है क्या, तो देखेंगे इसके बारे में, और क्या हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 1 में क्या बात कही गई है। पार्ट 1 जिसका टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटोरी, ये पार्ट 1 का टाइटल है। पार्ट 1 में ये एक टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटोरी। इसके तहत 4 आर्टिकल आते हैं। कितने आर्टिकल आते हैं? 4 आर्टिकल 1 से लेकर के 4 आर्टिकल आते हैं। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है और आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है, और हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा और भारत कैसे पड़ा। तो देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या बात कही गई है। इस पार्ट 1 के तहत जो इसका टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटोरी, इसके तहत आर्टिकल 1 आता है। आर्टिकल 1 जो है, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1 की लाइन ये है, देखिएगा पॉलिटी में जो लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत की बुक हो और भी जो भी बुक है उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट कही गई है। अब ये जो लाइन है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत का मतलब भारत जो कि इंडिया है। इस पर भी विवाद था कि ये वर्ड क्यों है, इससे पहले भारत क्यों नहीं है, भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं है, इस पर विवाद था। और सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्यों कहा गया है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट थोड़ी है, फेडरल ऑफ स्टेट है। तो इस पे भी चर्चा करेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, फेडरल ऑफ स्टेट क्या है, और दैट इज भारत और इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें 2 लाइन है, 2 चीज को आपको समझना है इस स्टेटमेंट में। इस स्टेटमेंट के पक्ष में, इंडिया दैट इज भारत के पक्ष में, संविधान सभा जब संविधान बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रहा था, तो 2 सवाल उठे कि इंडिया का नाम इंडिया रहे या भारत रहे। कुछ लोग जो प्राचीन परंपरा को, एंशियंट हमारे भारत के परंपरा जो है, कल्चर जो है, उनको जो मानते थे, उनका कहना था कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, ये हमारी प्राचीन परंपरा है, संस्कृति है, इसलिए हम अपने देश का नाम भारत रखना चाहते हैं। और ये वर्षों से चला आ रहा है, ये नाम पुराने टाइम से ही, एंशियंट टाइम से ही भारत नाम से हम अपने देश को जानते हैं। तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि हमारे देश का नाम भारत रखा जाए। भारत रखने के पक्ष में फेवर दिया कि कुछ भरत कबीले नाम के लोग थे, उनके नाम पे भारत पड़ा। ये भरत कबीला है, उनके नाम पर भारत पड़ा, ये भी एक तर्क था। कुछ लोग ये कहते थे कि राजा दशरथ थे प्राचीन समय में, उनके पुत्र थे भरत, उनके नाम पे भारत पड़ा। कुछ लोग ये कहते थे, अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है कालिदास का, उसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी है, उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उनका नाम भरत था, तो उनके नाम पर भी
उनके नाम पे हमारा भारत पड़ा है। ऐसी बहुत सारी प्राचीन परंपराएं हैं और मान्यताएं हैं जिसके नाम पे कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत है। तो कुछ लोग संविधान सभा में ये कह रहे थे कि हमारे देश की जो सभ्यता है, हमारे देश की जो संस्कृति है, कल्चर है, उनके नाम पे हम अपने देश का नाम भारत रखें, हम इंडिया क्यों रखेंगे। तो एक फेवर ये था जो कह रहा था कि हम इंडिया का नाम इंडिया रखें या भारत रखें या इंडिया रखें। तो कुछ लोग एक फेवर में ये थे कि हम भारत रखना चाहते हैं क्योंकि भारत की प्राचीन परंपराएं हैं, भारत नाम के राजा हुए हैं, भारत नाम के कबीले हुए हैं और भी कई सारे इसकी मान्यताएं हैं। तो इसके तहत वो कह रहे थे कि भारत का नाम भारत पड़ना चाहिए। दूसरा इनका एक और फेवर था, दूसरा फेवर ये कहना था, उनका कहना था कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए, इंडिया कहने में अच्छा लगता है। वो लोग कह रहे थे ये मॉडर्न नाम है, ये आधुनिक नाम है और इस नाम से क्या है, हमारे देश में जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज हमारे यहाँ जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने जितने भी दूसरे देश के साथ संधि किया या दूसरे देश के साथ समझौता किया तो वो इंडिया के नाम से किया था। हर जगह पे पूरे देश में इंडिया के नाम से, यहाँ तक कि यूएनओ जो थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और भी कई सारे जो संगठन हैं उसमें भारत नाम से कोई भी संधि समझौता अंग्रेजों ने नहीं किया था, इंडिया के नाम से किया था। तो अब वो कह रहे थे कि अब सारे देश में पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को जाना जाता है, भारत नाम से ना कोई दस्तखत हुआ है, ना कोई सिग्नेचर हुआ है, ना कोई समझौता हुआ है, तो हम भारत क्यों रखें, हम इंडिया क्यों नहीं रखें, ये मॉडर्न नाम है, तो हम इस नाम को रखना चाहते हैं। दोनों गुट थे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो एक का फेवर था भारत रखें, दूसरे का फेवर था कि इंडिया रखें। अब इस इंडिया शब्द को समझें कि ये इंडिया शब्द निकला कैसे। इंडिया शब्द के पीछे एक वर्ड है इंडिया, ये वर्ड निकला कैसे। तो भारत में वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में ये इंडस रिवर बहती है। इंडस रिवर जो बहती है, तो अंग्रेज लोग ने क्या किया, इस इंडस रिवर के जो ईस्ट साइड में लोग रहते हैं उनको जो है ना इंडिया के नाम से कहने लगे कि वो जो रह रहे हैं इंडस के इस साइड में, उसको हम इंडिया के नाम से डिराइव्ड कर देते हैं और कह देते हैं कि ये लोग इंडिया के हैं। तो एक ये है कि इंडस नदी है, उसके नाम पर इंडिया का नाम इंडिया पड़ा, और इंडस नदी के जो इस साइड में, ईस्ट साइड में लोग रहते हैं उसको इंडिया कहते हैं। तो अंग्रेजों ने और भी वो बहुत सारे लोगों ने इंडस से जो इस साइड रहने वाले लोग थे उनको इंडिया कहना शुरू कर दिया। अब इंडस नदी का नाम, इंडस का हिंदी में नाम है सिंधु नदी, इसको हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु रिवर। तो अब कुछ मिडिल ईस्ट के, मध्य एशिया के जो लोग आए, ईरान, इराक, इन सबके, उनको सौ नहीं बोला जाता था। क्या नहीं बोला जाता था, वो सौ नहीं बोल पाते थे, तो उनकी जगह पर वो ह बोल देते थे, और ह से हिंदू, और हिंदू को ही कुछ बिगड़ा हुआ रूप, इसको हिंदू से हिंदुस्तान कहने लगे। तो इंडिया का नाम हिंदुस्तान भी पड़ गया इस सिंधु नदी के नाम पर। तो इसी को आगे चल करके लोग हिंदुस्तान कहने लगे, तो आगे चल के लोग इसको हिंदुस्तान कहने लगे। तो आप दो फेवर था, तो ये हिंदुस्तान पे तो ज्यादा चर्चा नहीं हुई, ज्यादा चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुई कि भारत नाम रखा जाए या अंग्रेजों ने जो फॉर्मल नाम रख दिया है इंडिया का, ज्यादातर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने रखा है इसका नाम इंडिया, तो ये इंडिया नाम रखा जाए। इस पर संविधान सभा के लोग ज्यादा बहस नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये नॉर्मल मामला था, और इससे भी बड़ा मामला और भी बहुत सारे जटिल मामले थे। तो अगर इसी में उलझ जाते हैं कि इंडिया का नाम इंडिया हो या भारत हो, तो हमारा बड़ा मोटिव जो है, बड़ा उद्देश्य जो है, वो पूरा नहीं हो पाता। तो इन्होंने दोनों ने सहमति बना करके बोला ठीक है, हम इंडिया भी नाम रखते हैं और उसका नाम भारत भी लिख देते हैं, दैट इज भारत, भारत दैट इज भारत। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो कि भारत है, ये हो गया शब्द। तो ये एक सहमति से इंडिया जो कि भारत है वो नाम रख दिया गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये मत समझिएगा इंडिया का हिंदी वर्जन है भारत, भारत एक अलग नाम है, इंडिया एक अलग नाम है। ये नहीं कि आप डिक्शनरी में सर्च करिएगा कि इंडिया का नाम आता है कि नहीं, भारत वो अलग, वो नहीं आएगा, ट्रांसलेटेड फॉर्म नहीं आएगा। तो इंडिया दैट इज भारत। अब संविधान सभा में इस पे भी चर्चा हुई कि इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब है कि इंडिया जो कि भारत है, ये हम क्यों लिखें।
हम ये क्यों नहीं लिखे कि भारत दैट इज इंडिया, ये वाला वर्ड क्यों नहीं लिखे? हम ये क्यों लिखे कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया जो कि भारत है, हम ये क्यों बोले? हम ये क्यों नहीं बोले भारत जो कि इंडिया है? इस पे भी चर्चा हुई और संविधान सभा में बहस हुई, लास्ट में सहमति बनी कि नहीं नहीं इसको ही रहने दिया जाए, इंडिया दैट इज भारत। तो इस पर सहमति बन गई कि इंडिया दैट इज भारत जो है यही वर्ड को रहने दिया जाए। अब आते हैं एक और वर्ड देखेंगे कि ये यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ टेरिटरी का क्या मतलब है। ये भी दो एक वर्ड है जिसपे चर्चा होती रहती है कि यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर क्या शामिल होंगे और यूनियन ऑफ टेरिटरी के अंदर क्या शामिल होंगे। तो हम देखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है। यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब हुआ इसके अंडर में 28 स्टेट आते हैं। 28 स्टेट के जो भी एरिया हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर शामिल होंगे। यूनियन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है? इसके अंदर 28 स्टेट का एरिया प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस जो भी एरिया है, जैसे समुंदर है हमारा इंडिया में और वो समुंदर का जितना 200 नॉटिकल माइल एरिया है, वो सब जितने भी क्षेत्र हैं वो सब यूनियन ऑफ टेरिटरी के अंदर शामिल होंगे और यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ 28 स्टेट शामिल होंगे। तो ये दो वर्ड है, इनको भी ध्यान रखना है। ये पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत की तो उसमें ये दो वर्ड के बारे में बताया गया है कि यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है और यूनियन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत 28 स्टेट के एरिया आते हैं और यूनियन ऑफ टेरिटरी के अंतर्गत 28 स्टेट प्लस यूटी और जो भी समुद्र का 200 नॉटिकल माइल का एरिया हमारा आता है, हवा का, एयर का, जो हमारे जमीन से ऊपर का जो आकाश है, आसमान है, उनका जो एरिया, जो सब एरिया शामिल है वायु से, जमीन से लेकर आसमान तक का, वो सब इसमें यूनियन ऑफ टेरिटरी में शामिल होता है। पहला आर्टिकल जो है उसके तो एक पार्ट ये हुए, 3 पार्ट थे। आर्टिकल 1 का ये पार्ट था कि इंडिया दैट इज भारत, ये होना चाहिए ये, और दूसरा आर्टिकल 1 के 3 पार्ट थे। एक तो ये इंडिया दैट इज भारत जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया कि ये लिखा हुआ था कि इंडिया होना चाहिए या भारत नाम होना चाहिए, वो उसके बारे में बताया गया था इंडिया दैट इज भारत। इसके दूसरे आर्टिकल और इसके दूसरे सेक्शन, आर्टिकल 1 के 3 सेक्शन थे, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन। तो आर्टिकल 2 में यह बताया गया है कि जो राज्य के एरिया है वो संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले 1 से लेकर के 12 अनुसूची दी गई है, उसमें 1 से लेकर के 12 अनुसूची संविधान में दी गई है। उसमें पहली अनुसूची में जो राज्य के एरिया डिफाइन किए गए हैं कि राज्य का कहां कहां पे एरिया होगा और कितना एरिया होगा और कि उसकी कौन कौन सी बाउंड्री होगी, वो पहली अनुसूची में स्टेट का डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सा एरिया है और कौन कौन सी ये अनुसूची है। तो अनुसूची 1 में स्टेट के जो एरिया डिफाइन किए गए हैं उसी के तहत बताया गया है कि आर्टिकल 2 में राज्य का, स्टेट का जो एरिया वही होगा, स्टेट का एरिया वही होगा जो संविधान की अनुसूची शेड्यूल्स 1 में जो बात लिखी हुई है, वही बात आर्टिकल 2 के सेक्शन 2 के तहत वही बात लिखी जाएगी। तो ये आर्टिकल 1 के सेक्शन 2 की बात है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 2 के सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ। आर्टिकल 1 के सेक्शन 3 में 3 पार्ट है, इसको ध्यान से देखें। इसके 3 पार्ट है। इसके पहले पार्ट के तहत ये लिखा हुआ है ये जो स्टेट हैं 28 स्टेट, उनके एरिया के बारे में वही बात जो बताई गई है पहली अनुसूची में, तो उनके स्टेट के एरिया के बारे में बता दिया गया है कि जो राज्य हैं हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनके क्या क्या एरिया होंगे। दूसरे में ये बता दिया गया है कि इनके यूटी के क्या क्या एरिया होंगे
वो बता दिया गया है आर्टिकल 3 के जो डिवाइड किया गया है उसमें। तीसरा पार्ट में ये बताया गया है कि यूटी के क्या क्या एरिया होंगे, और इसमें तीसरी बात ये कही गई है कि वो एरिया जो हम एक्वायर्ड करना चाहते हैं। एक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि कुछ राज्य हैं, कुछ ऐसे एरिया जो हम संधि से, समझौता से हम हासिल करे हैं, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि गोवा है, गोवा जब देश आजाद हुआ था तो गोवा हमारा अंग नहीं था, गोवा राज्य हमारा अंग नहीं था, हमने उससे संधि पत्र के द्वारा, समझौते के द्वारा लिया है, तो उनको पहले इसमें शामिल किया गया, बाद में इसको स्टेट के लिस्ट में ला दिया गया। जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम पहले हमने एक्वायर किया समझौते से। मान लीजिए सिक्किम इंडिया में मिलना चाहता है, तो पहले सिक्किम को हमने एक्वायर किया समझौते से, और उसको फिर इसमें सिक्किम की विधानसभा ने कहा कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं, हमारी संसद ने फिर कानून बनाया, फिर वो सिक्किम हमारे देश में आ गए। तो वैसे एक्वायर्ड क्षेत्र जिसको हम कभी लीज पर लें हमारा देश, कभी हम उससे समझौता, संधि समझौता करके किसी को हम शामिल कर ले हम अपने इंडिया में, तो वो ये आर्टिकल 3 के एक्वायर्ड एरिया में आएंगे। तो ये हुआ आर्टिकल 1 के तहत सेक्शन 1 और 2 की बात। अब हम देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या कहा, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया, उसके बारे में अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 1 के तहत आर्टिकल 1 से 4 तक बताया गया है, और 1 से 4 में आर्टिकल 1 के तहत अभी हमने चर्चा किया कि क्या क्या बातें हैं। अब आते हैं आर्टिकल 2 में क्या कहा गया। आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट यानी संसद जो लॉ बनाएगी, संसद अपने लॉ के अनुसार, विधि के अनुसार जो वह ठीक समझे, जो वो मतलब वो संसद को जो सही लगे, ठीक समझे का मतलब क्या कि संसद को जो भी सही लगे वो 2 काम कर सकती है। उसको 2 पावर दिए गए हैं आर्टिकल 2 के तहत। 2 पावर क्या है? पहला पावर है नए राज्य को, नए स्टेट को इंडिया में शामिल कर लेगी। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट पहले से एस्टेब्लिश है, उसको अगर संसद हमारी देश चाहे तो उसको इंडिया में मिला लेगी। जैसे मान लीजिए सिक्किम है, सिक्किम हमारा देश जब आजाद हुआ तो सिक्किम भारत में शामिल नहीं था। सिक्किम की विधानसभा ने एक प्रस्ताव लाया अपने यहाँ और उन्होंने कहा कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं। अब भारत की संसद भी कानून बनाएगी कि अब नया एरिया है उनको इंडिया में शामिल करना है, तो कैसे शामिल करें? तो आर्टिकल 2(1) के तहत नए राज्य को संसद को पावर दिया गया है कि वो नए राज्य को शामिल कर सकेगी। जैसे सिक्किम को शामिल किया गया, तो ये नए राज्य जो पहले से गठित हैं, इसमें बनाने की बात नहीं है, जो पहले से है एस्टेब्लिश उसको शामिल करना, तो ये नए राज्य को शामिल कर सकेगी संसद। दूसरा इसमें क्या कहा गया है? दूसरा इसमें यह कहा गया है कि संसद नए राज्य की स्थापना कर सकेगी। क्या कर सकेगी? नए स्टेट की स्थापना कर सकेगी। नए राज्य की स्थापना का मतलब यह है कि अगर कोई राज्य है, कोई बड़ा सा राज्य है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने में दिक्कत हो रही है। जैसे बिहार है, जैसे बिहार झारखंड बहुत बड़ा राज्य था, 2000 में 2001 में जब अलग हुआ तो बहुत बड़ा, तो उसको प्रशासनिक दृष्टि से अलग कर दिया गया कि बहुत बड़ा एरिया है, इनको हम ठीक से शासन चलाने में परेशानी होती है, तो उनके बेस पर हम अलग कर दे, 2 राज्य में 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो नए राज्य की स्थापना का मतलब ये हुआ कि कोई राज्य है उसको काट करके एक नया राज्य बना दिया। जैसे अभी हाल में आंध्र प्रदेश को काट करके एक तेलंगाना राज्य बनाया, तो संसद क्या करेगी? आर्टिकल 2 के तहत वो नए राज्य की स्थापना भी कर सकेगी। अब इसमें एक बात देखिएगा कि इसमें जो है ना, ये नए राज्य की स्थापना या नए राज्य को मिलाने की जो बात है वो संसद करेगी। अगर नए राज्य की स्थापना आंध्र प्रदेश में जो एक तेलंगाना राज्य एक अलग से तेलंगाना राज्य संसद बनाना चाहती है, तो उसको आंध्र प्रदेश से पूछना नहीं पड़ेगा कि मतलब हम राज्य बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएं। इसमें संसद के पास पूरी शक्ति है कि संसद जैसे चाहे अपनी मर्जी से नए राज्य की स्थापना करेगी या नए राज्य को बना सकती है, इसमें स्टेट से पूछेगी नहीं। तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि आर्टिकल 2 में जो है ना, ऐसा झलकता है कि आर्टिकल 2 में सेंटर के पास ही ज्यादा पावर दे दी गई है, स्टेट के पास तो कुछ भी पावर नहीं है।
अब जैसे सिक्किम राज्य को मिलाना है तो हम किसी स्टेट से नहीं पूछेंगे कि हम दूसरा स्टेट को लाना चाहते हैं, आप बताइए क्या होगा। तो ऐसे में तो कोई भी स्टेट कह देगा कि नहीं नहीं हम नहीं लेना चाहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पॉपुलेशन है, रिसोर्स की कमी है, तो हम ये नहीं लेना चाहते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि इससे कि संसद इनसे राज्य से नहीं पूछेगी कि हम नया राज्य बनाना चाहते हैं, आपका क्या परमिशन है, हम नए राज्य को लेना चाहते हैं, आपका क्या परमिशन है, ये नहीं कहेगी। तो आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि संसद नए राज्य की स्थापना कर सकेगी। इसमें सेंटर के पास क्या है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है स्टेट की तुलना में। स्टेट के पास पावर है समझिए है ही नहीं, सेंटर के पास ज्यादा पावर है। तो आर्टिकल 2 में क्या कहा गया, सेंटर मतलब संसद नए राज्य की स्थापना, नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। तो हम देखें आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया। अब आर्टिकल 3 और 4 में थोड़ा सा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा अच्छे से समझाएंगे कि आर्टिकल 3 में क्या बात लिखी गई है और आर्टिकल 4 में क्या बात लिखी गई है और उसके तहत क्या क्या प्रावधान है। और हम कोशिश करते हैं शॉर्ट वीडियो बनाने का, और कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे वर्ड हों और छोटे छोटे लैंग्वेज में आपको चलते फिरते, क्योंकि आजकल क्या है ना कि इतनी तेज और फास्ट दुनिया है कि लोग जो है ना लंबा वीडियो या लंबा लेक्चर सुनना नहीं चाहते हैं। तो हम सोचते हैं कि शॉर्ट में आपको चीजें आसान लफ्जों में, जो बुक में लिखा हुआ है इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज, उसको हम सोच रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आसान लैंग्वेज में उसको बता दें, ताकि आपको पॉलिटी चलते फिरते कहीं भी देखते हुए आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या पॉलिटी में क्या क्या राइट है, क्या क्या प्रावधान है, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा जाए। तो हम ऐसे ही 1 2 3 आर्टिकल करके, कभी 2 आर्टिकल, कभी 3 आर्टिकल, कभी 4 आर्टिकल करके हम वीडियो बनाएंगे और आपको पूरे पॉलिटी के बारे में, आप क्लास ना भी करें किसी का भी, तो आप ये यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं और पॉलिटी के जो बेसिक चीज है वो आप आइडिया ले सकते हैं और इससे आप खुद तैयारी करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो हमारा वीडियो को देखते रहिए और इसको अच्छे से समझिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके सवाल भी पूछ सकते हैं। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।